हेलो फ्रेंड, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज कैप और मैं हूं आपका दोस्त अमित तिवारी। ये हमारे एक इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि महाकुंभ सीरीज हम रन कर रहे हैं। और इस महाकुंभ सीरीज की खासियत ये है कि इसमें मैं आपको 5000 एमसीक्यूज कराने वाला हूँ। और इन 5000 एमसीक्यू में आपको मिल रहे हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से हम 360 प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं और उसके सारे पॉसिबल क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, और ये चीजें जो है आपको मिल रही है हमारी 599 वाले पीडीएफ पैकेज में। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर अभी मैं आप सभी के लिए कुछ डेमो लेक्चर्स डाल रहा हूँ। तो वो सभी बच्चे जो इस कोर्स को बाय करना चाह रहे हैं, इसमें एनरोल करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे 599 वाले पीडीएफ पैकेज कोर्स को बाय कर सकते हो, उसके साथ ही फ्री है। अब पीडीएफ पैकेज कोर्स में आप सभी को पता है कि मैंने 2025 के नए मॉड्यूल जो है वो ऐड कर दिए, और इन नए मॉड्यूल से आपको लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि यहाँ पर देखिए आपको एक तो ढेर सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने मिलने वाले हैं, साथ में महाकुंभ सीरीज आपको मिलने वाली है, और महाकुंभ सीरीज के साथ साथ फैक्ट बेस्ड पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलने वाले, इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं। और ये सभी की सभी इस 599 में फ्री है। मैं आपको बता दूं कि 599 का पैकेज हमारा जो पहले से कंटेंट था उसके लिए है, और ये तीनों चीजें मैंने इसमें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करी है, मतलब इनका कोई एक सिंगल एक्स्ट्रा रुपए भी हमने इसमें ऐड नहीं करा है। तो भाई सभी लोग इसको एनरोल करो और सभी लोग जो है इसको एक्सेस करो। क्लियर? ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और आज आपका पार्ट नंबर 5 है। ये महाकुंभ सीरीज का पार्ट नंबर 5 है ये आपका। और पार्ट नंबर 5 है पीवाईक्यू का। इसके अलावा दो पार्ट आ चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के, आज तीसरा पार्ट आने वाला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का। तो डेली हम दो वीडियो डालते हैं, एक पीवाईक्यू बेस्ड वीडियो डालते हैं और एक प्रैक्टिस सेक्शन बेस्ड वीडियो डालते हैं। तो ये कंपलसरी है सभी के लिए कि भाई इस एक सीरीज को एनरोल करो। और इन यदि 5000 क्वेश्चन को तुमने कर लिया जिसमें ऑल सब्जेक्ट कवर होंगे, यदि 29 तारीख तक तुमने इन 5000 क्वेश्चन को कर लिया, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटीड है, मेरी गारंटी है। ठीक है। सो हमने कल एपीएफसी 2023 के क्वेश्चन देख लिए थे, आज हम ईओएओ 2025 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ईओएओ 2023 के क्वेश्चन देखने वाले, माफी चाहूंगा। और ईओएओ 2020-21 के क्वेश्चन देखने वाले, और आज हम इन दोनों एग्जाम की क्वेश्चन को खत्म करेंगे। और फिर हम पहुंचेंगे और प्रीवियस सिनारियो पर। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं ना कि सिस्टमैटिक पेपर बाय पेपर हम चलेंगे। तो पहले हम देखने वाले इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी वाले पोर्शन को। फिर हम मतलब ये तीनों पोर्शन को देखेंगे, फिर हम अकाउंटिंग को देखेंगे, फिर हम ऑडिटिंग को देखेंगे, फिर हम इंश्योरेंस को देखेंगे। और जब ये कवर हो जाएंगे तो फिर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, रीजनिंग को भी देखेंगे। और ये सारी चीजें आपकी ये पूरी की पूरी सीरीज जो है ना वो 29 जून तक, सॉरी 29 नवंबर तक चलने वाली है। तो यदि अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं करा है तो प्रिपरेशन में जुड़ जाइए, और इस सीरीज को एनरोल जरूर इस सीरीज को एनरोल जरूर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये सीरीज आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का डिफरेंस क्रिएट करेगी, मैं गारंटी तौर पर दे सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और आज के जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं कि दो एग्जाम से हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सो लेट्स बिगिन नाउ। जस्ट अ सेकंड। ओके। सो आपका पहला क्वेश्चन है, ओवरहॉलिंग एक्सपेंस ऑफ 25,000 फॉर द इंजन ऑफ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इज। किसी मोटर कार के बेहतर ईंधन दक्षता के लिए किए गए 25,000 की पूरी मरम्मत ओवरहॉलिंग व्यय किस में जाएगी? ये स्थगित राजस्व व्यय यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगी, ये राजस्व प्राप्ति व्यय यानी कि रेवेन्यू रिसीट में जाएगी, ये पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगी, या राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगी। तो देखो, यदि 41वें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस एक चीज को मैं एक बार बता देता हूं कि जब कभी भी whenever बिल्डिंग पर बिल्डिंग पर या मशीनरी पर या तो इनको न्यू लिया जाएगा, या इनके मेंटेनेंस कराया जाएगा, या इनके ट्रांसपोर्टेशन पर कुछ खर्च किया जाएगा, जब भी इनके ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा ना तो वो कैपिटल नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का होगा, नॉन फिक्स्ड, सॉरी, कैपिटल नेचर का होगा और फिक्स्ड नेचर का होगा, नॉन करेंट होगा। नॉन फिक्स लिख दिया था, नॉन करेंट होगा।
ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो जब भी बात आ रही है बिजनेस मशीनरी की, तो अब भाई हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही जगह दिख रहा था, यही हमारा ऑप्शन है। डेफर्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू और रेवेन्यू, ये चीज हम बता चुके हैं। अब देखो एक्सपेंडिचर और रिसीट में अंतर क्या हो जाएगा, तुम समझ लो ये चीज। एक्सपेंडिचर का मतलब तो ये है कि तुम्हारा खर्चे को रिप्रेजेंट करता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक साल में तुम्हें नहीं मिलेगा, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और मशीन पर जो तुमने काम करा है, जैसे भाई 25,000 रुपए हमने एक इंजन पर लगाए, तो भाई उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब ऐसा तो ही नहीं कि वो एक ही महीने में 25,000 की एफिशिएंसी हमें निकाल के दे देगा, नहीं। इस एफिशिएंसी को निकालने के लिए इसे 2-4 साल भी लग सकते, इसीलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर में आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू हम सभी जानते हैं, रेवेन्यू रिसीट हम सभी जानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम सभी जानते हैं, इसको फिर भी मैं बताऊंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका रिटर्न आपको करेंट ईयर में मिल जाएगा, जैसे कि आपका रेंट है, आपकी सैलरी है एम्प्लॉयज की, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं आपके। तो इन सभी के तरह के जो एक्सपेंडिचर्स होंगे ना, वो रेवेन्यू नेचर के कहलाएंगे। कैसे नेचर के कहलाएंगे, रेवेन्यू नेचर के कहलाएंगे, ठीक है। कैपिटल कौन सा होगा, जो बिल्डिंग पर या मशीनरी पर जो एक्सपेंस होगा किसी भी तरह का, इनको नए खरीदने पे, पुराने को मेंटेनेंस करने पे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएंगी। रेवेन्यू रिसीट क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट जो मिलेगा वो रेवेन्यू रिसीट होगा। कैपिटल रिसीट क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट जो मिलेगा वो कैपिटल रिसीट होगा। ये तुम्हें याद रखना है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंसेप्ट से तुम सभी फैमिलियर हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं, और याद रखना है ये ईओ एओ 2023 के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। आज 2023 और 21 दो दो एग्जाम के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से चलेंगे हम, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मूल्यह्रास एक गैर रोकड़ नॉन कैश व्यय है, मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, मूल्यह्रास का मुख्य कारण इस्तेमाल के कारण हुई टूट फूट है, मूल्यह्रास को आवश्यक प्रभावित किया जाना चाहिए ताकि किसी व्यवसाय की वास्तविक हानि या लाभ का अभिनिश्चित किया जा सके। तो यहाँ पर बात करी गई है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है, ये बताना है। पहला, depreciation is non-cash expense, depreciation is process of valuation of asset, the main cause of depreciation is wear and tear caused by uses, or depreciation must be charged so as to ascertain true profit or loss of a business। तो अब पूछा गया है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यदि मैं 42 की बात करूं, तो इस एक क्वेश्चन में तुम जरा देखो कौन सा करेक्ट जो है वो नहीं है। तो पहली चीज, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद द मेन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू वियर एंड टीयर कॉज्ड बाय यूजर्स, मतलब यूज के साथ या वियर एंड टीयर जो उसमें होता है उससे उसकी वैल्यू गिर जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, तो हमने डेफिनेशन में ही देखा है। और डेप्रिसिएशन का जब हम प्रोविजन करते हैं, तो प्रोविजन से हमें एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है। यदि हम प्रोविजनिंग नहीं करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, असेट की वैल्यू ज्यादा दिखेगी, मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखेगी, तो ये भी सही है। बी में दिया है डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट, नहीं भाई, डेप्रिसिएशन से आप असेट का वैल्यूएशन थोड़ी करते हैं, डेप्रिसिएशन से आप असेट का वैल्यूएशन थोड़ी करते हैं, डेप्रिसिएशन से तो आप असेट की वैल्यू को सिर्फ डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो बी जो है बिल्कुल गलत है, नॉट करेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तीनों ऑप्शन मैंने समझा दी। अब डेप्रिसिएशन पर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है डेप्रिसिएशन, दूसरा याद रखना है आपको डिप्लीशन, और तीसरा याद रखना है आपको अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, डिप्लीशन क्या होता है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखो डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड असेट में, फिक्स्ड असेट में डेप्रिसिएशन लगता है। एमोर्टाइजेशन भी एक डेप्रिसिएशन का टाइप है, लेकिन ये इनटेंजिबल असेट में लगता है। किस में लगता है, इनटेंजिबल असेट में लगता है। और डिप्लीशन किस में लगता है, नेचुरल असेट में, नेचुरल असेट में नेचुरल असेट में क्या लगता है, डिप्लीशन लगता है। नेचुरल असेट की हम बात करें तो माइंस, ऑयल वेल, एटसेट्रा, इनको जैसे जैसे यूज करते जाओगे ये डिप्लीट होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी, तो ये डिप्लीशन यानी कि डिप्रिशिएशन का ही कंसेप्ट है। एमोर्टाइजेशन लगता है आपके इंटेंजिबल असेट के लिए यूज होता है, लोन्स के लिए यूज होता है, जैसे जैसे लोन्स की रीपेमेंट होती जाती है उनकी वैल्यू कम होती जाती है, मतलब असेट कम होता जा रहा है,
तो अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स और लोन के लिए यूज होता है। क्लियर है? अब देख रहे हो कितने सारे मल्टीपल कंसेप्ट मैंने आपको कवर करा दिए एक क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मशीनरी की उधार खरीद को मुख्य रोजनामचे जर्नल प्रॉपर में दर्ज करने की जगह बही में दर्ज किया गया, ये किस तरह का उदाहरण है? क्षतिपूरक अशुद्धि है, लेखा शुद्धि है, सैद्धांतिक अशुद्धि है, या लोप अशुद्धि है? A credit purchase of machinery recorded in purchase book instead of journal proper. एग्जाम्पल ऑफ, इसे हम क्या बोलेंगे? कंपनसेटिंग एरर बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे, एरर ऑफ एमिशन बोलेंगे, क्या बोला जाएगा इसे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का, ये होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। क्या होगा? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसको जरा सा समझ लो। देखो मैंने क्या बोला, एरर पर हर बार क्वेश्चन आता है और इस बार भी एरर पर क्वेश्चन आना बिल्कुल लाजमी है, तो इस चीज को समझ लो। देखो एरर में एक बार फिर से समझा देता हूँ कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली मिस फ्रॉम द बुक, मतलब बुक में जो लिखा जाना चाहिए उसको आपने नहीं लिखा, ट्रांजेक्शन को मिस कर दिया, ये ओमिशन का एरर है। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इनकरेक्टली। ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? कि ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट। ठीक है, एरर ऑफ रिकॉर्डेड इन रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट। कंपनसेटिंग एरर क्या होगा? टू और मोर एरर कैंसिल ईच अदर। और रिवाइवल क्या होता है? ट्रांजिशन इज रिकॉर्डेड ऑन द रॉन्ग साइड, यानी डेबिट क्रेडिट की बात करती। ठीक है, अब हम जब इस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो यहां पर आप देखो कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? कि भाई एक एरर ने दूसरे एरर को काट दिया, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। एरर ऑफ कमीशन हमने क्या देखा था? एरर ऑफ कमीशन मतलब आपने जब अमाउंट ही गलत डाल दिया, तो यहाँ अमाउंट की भी बात नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा। फिर एरर ऑफ ओमिशन में हमने क्या देखा था? एरर ऑफ ओमिशन में हमने ये देखा था कि आपने किसी बुक में जो एंट्री करनी चाहिए वो नहीं करी। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि परचेज बुक में जाना था और प्रॉपर जर्नल में चला गया, या प्रॉपर जर्नल में जाना था परचेज बुक में चला गया, मतलब एक तरह से अकाउंटिंग की शिफ्टिंग हो गई। तो ये प्रिंसिपल का एरर है ना, कि भाई क्रेडिट किधर जाना चाहिए था, कैश किधर जाना चाहिए, असेट किधर जाना चाहिए, लायबिलिटी किधर जानी चाहिए, और यदि आपने इसको ही गलत कर दिया, मतलब आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट बदल दिए, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाने लगेगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाने लगेगा। ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको कि जब बच्चे इस पीडीएफ को एक्सेस करेंगे तो क्लास नंबर पीवाईक्यू की क्लास नंबर 2, सॉरी 3, 4 और 5, बेसिकली 3, 4 और 5 है ये। तो 3, 4 और 5 की एक सिंगल पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना? मैंने इन दोनों क्लासेस की पीडीएफ नहीं डाली थी, आज की क्लास के बाद इकट्ठी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो पहले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साथ में ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये मेन पीडीएफ में ही अवेलेबल है। किसमें? पीडीएफ पैकेज कोर्स में। तो पीडीएफ पैकेज कोर्स में यदि आप कोर्स को बाय करेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू है 2025 के मॉड्यूल से, तो वहां पर ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, चलो। अब उनमें से 5,000 क्वेश्चन में मेन मेन आपको करा रहा हूँ, तो ये अलग पीडीएफ है, मतलब उन्हीं पीडीएफ से बनी है। तो ये 5,000 क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है आपके। लेखा विवरणों की प्रासंगिक देयता के संबंध में टिप्पणियां संलग्न करने की पद्धति किसके अनुसरण में होती है? एक रूपता की परंपरा, मुद्रा मापन संकल्पना, रूढ़िवादिता की परंपरा, या पूर्ण प्रकटन परंपरा? द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटीजेंट लायबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज परसुएंट टू। क्या बोला गया है? कि द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटीजेंट लायबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज परसुएंट टू ऑफ व्हाट? तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 44 की यदि मैं बात करूं तो क्या ये कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी है, क्या ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, क्या ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है, या फिर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है? तो ध्यान से देखो क्या बोला है कि प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटीजेंट लायबिलिटी। जब आप नोट्स लगा रहे हैं मतलब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी लायबिलिटी के बारे में। जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मतलब आप डिस्क्लोज कर रहे हैं कोई चीज जो आपको बतानी है। डिस्क्लोज कर रहे हैं मतलब आप फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो 44 का क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी तो ये बोलती है कि आपने जो मेथड यूज करी है वो साल दर साल आपको यूज करते जाना है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोलता है कि आपको उन्हीं चीजों को लेना है जो मॉनेटरी टर्म्स में लिखी जा सके, तो भाई लायबिलिटी तो ऑलरेडी मॉनेटरी टर्म्स में लिखी ही जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। कन्वेंशन ऑफ
कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि जब आपको एक्चुअल में कैश रिसीव हो जाएगा देन ओनली यू कैन फर्दर टेक इट टू द कंसिडरेशन और इन अकाउंटिंग। तो भाई ये कंजर्वेटिज्म भी यहाँ पर नहीं लगता। तो भाई फुल डिस्क्लोजर यहाँ पर बिल्कुल तुम्हारा सही है। मैंने चार ऑप्शन तुम्हें बता दिए, ठीक है। और इसी तरह से आपको पढ़ना है कि जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ें तो सारे क्वेश्चन से पॉसिबल चीजें आप ढूंढ लें, ठीक है। अब देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी के साथ दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत सिंपल था। यदि हम इसको एक बार और समझने की कोशिश करें तो इसमें देखो बेसिकली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, फैक्ट बेस्ड। यहाँ पर यह बोल दिया गया था कि भाई आप तो कंटीजेंट लायबिलिटी वर्ड डाल के सिर्फ आपको घुमाया गया था। इस क्वेश्चन में बस वो ये जानना चाह रहा था कि आपका बेसिक प्रिंसिपल का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। इसमें उन्होंने क्या बोला कि कंटीजेंट लायबिलिटी के साथ आपने एक नोट को अपेंड कर दिया है, ठीक है, अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में। तो ये क्या बताता है कि जब भी आप असेट लायबिलिटी अपने इनकम एक्सपेंस के बारे में डिस्क्लोज करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ना, तो ये नोट को अपेंड करना वही इन्फॉर्मेशन शेयर करना ही तो है, और इसे ही तो हम फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बोलते हैं। देख रहे हो, तो मतलब बेसिक से कंसेप्ट, बेसिक से फैक्ट पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया और हम घूम गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। 45th क्वेश्चन है, बकाया किराए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है मूल व्यक्तिगत लेखा, प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा, वस्तुगत लेखा, आय व्यय लेखा। आउटस्टैंडिंग रेंट में बी क्लासिफाइड एज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग बच्चे 1 मिनट के अंदर इसका। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे 1 मिनट में भाई, ठीक है। तो अब देखो जरा, देखो तीन तरह के अकाउंट होते हैं हमने देखा था। पर्सनल अकाउंट देखे थे हमने, हमने रियल अकाउंट्स देखे थे, और हमने नॉमिनल अकाउंट देखे थे। ये तुम्हारे जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ये इनकम एक्सपेंस के लिए होते हैं। रियल अकाउंट तुम्हारे एसेट लायबिलिटीज के लिए होते हैं। पर्सनल अकाउंट पर्सनल नॉन पर्सनल मतलब लोगों के लिए होते हैं बेसिकली। अब ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट को तीन तरह से बोला जाता है। एक तो होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एनपीए। नेचुरल एनपीए का मतलब तुम लोग कुछ और मत समझ लेना, मतलब वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मत समझ लेना। नेचुरल ही लिख देता हूँ नहीं तो गलत हो जाएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं, फिर होते हैं आर्टिफिशियल, और फिर तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मतलब हम ह्यूमंस के लिए जो अकाउंट बनाए जाएंगे वो। आर्टिफिशियल मतलब जो अकाउंट बिजनेस एंटिटीज के लिए बनाए जाएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होगा जितने भी आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स होंगे, जैसे कि पेएबल, रिसीवेबल, ठीक है। इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं ना जिनमें पेबल, रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग कुछ बैलेंस दिख रहा है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं। तो 45th का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा तुम्हारा, ठीक है। 45th का जो आंसर होगा वो सी होगा तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। लेखा मानक 2 माल सूची मूल्य निर्धारण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा माल सूची की लागत में शामिल है? प्रशासनिक उपरिव्यय जिसका योगदान माल सूची को वर्तमान अवस्थिति की दशा में लाने में नहीं होता है। बी है भंडार लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के उत्पादन के अगले चरण से पहले आवश्यक है। विक्रय और वितरण लागत, क्रय पर चुकाए गए शुल्क और कर जो बाद में प्रतिष्ठान द्वारा प्राधिकारियों से वसूली योग्य है। तो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो क्या बात होती है समझो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड that do not contribute to bringing the inventories to their present location and condition. दूसरा है storage cost which are necessary in the production process prior to a further प्रोडक्शन स्टेज। तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। चौथा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन परचेज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज। तो कौन सा इसके लिए सही होगा? तो 76 क्वेश्चन के लिए हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो बी रहने वाला है।
कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से स्टोरेज कॉस्ट विच इज नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू द फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से इंक्लूड करा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं होता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अलग होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो ये कहलाता है एबीसी। ठीक है, और तीसरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन, तो इसे बोलते हैं टैक्स ओवरहेड। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से बी सही होगा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसको फिलहाल के लिए अभी हम छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, इसे भी स्किप करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, 79 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग क्लास लाने वाला हूँ। 80th क्वेश्चन देखो, किसी लेखा परीक्षक द्वारा पाए गए कपट में कितनी राशि संग्रहित होने पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल। 20 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक, 75 लाख से अधिक, 1 करोड़ या उससे अधिक। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड is to be made by an auditor to the central government when the sums involve the fraud of what। तो ये बेसिकली एक तरह से ऑडिट का क्वेश्चन आ गया, फिर भी इसको हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। यदि 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड पकड़ में आता है तो भाई फिर इसकी जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, ऑडिटर को, यही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2023 के ईओ पेपर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ये तुम्हारे ईओ 2021 के क्वेश्चन से। तो अगले जो 10 क्वेश्चन है वो 2021 के, तो आज तुम्हारा 2021 की अकाउंटिंग भी खत्म हो जाएगी। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और इस पूरी सीरीज को एनरोल करना चाह रहे हो तो 599 वाले नॉलेज स्काई के पीडीएफ पैकेज को परचेज कर लो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और जैसे ही आप इसे परचेज करेंगे तो आप इसकी पीडीएफ प्लस आप इसके नोट्स प्लस वीडियोस तीनों के एक्सेस कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब 599 में जो कंटेंट है उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, तो 87 अब इसमें जो क्वेश्चन है वो 87 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर लगभग हमें फिर से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी निम्नलिखित में से किस खाते के नामे डाली जाती है। मजदूरी लेखा, मशीनरी लेखा, संस्थापन लेखा या लाभ हानि लेखा। क्या बोला गया है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। क्या बोला गया है कि जब मशीनरी का इंस्टॉलेशन होगा तो किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, वेज अकाउंट को, मशीनरी अकाउंट को, इंस्टॉलेशन अकाउंट को, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, किसे हैंडल किया जाएगा। ठीक है, तो जब 86 क्वेश्चन सॉरी 87 क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। ये तुम्हारे ईओ 2021 के यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहले तो इसको अपन थोड़ा सा सजा धजा दें। अरे मेरे भाई सिलेक्ट हो जा जल्दी से, जब तक सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे फटाफट से। और ये डेमो सीरीज है, इनकी फुल वीडियोस जो है वो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो कोर्स को जरूर एनरोल करके रख लें सभी लोग, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मुद्दे की बात पर। देखो, तो यहां पर बात हो रही है इन सब चीजों की। तो देखो, हमने मशीनरी के लिए वेज पे किया है, तो सबसे पहले तो याद रखो वेज अकाउंट तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेज अकाउंट जब देखो वेज अकाउंट कब डेबिट होता है, वेज अकाउंट तब डेबिट होता है जब आप बेसिकली सैलरीज दे रहे होते हैं। ठीक है ना, है ना, किसी पर्टिकुलर काम से जुड़े हुए वर्क को जब आप देते हैं ना तो उससे रिलेटेड अकाउंट ही डेबिट होता है। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होने का तो सवाल ही नहीं है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होने का तो सवाल ही नहीं है, तो ये दो तो चले गए। अब बचता है मशीनरी अकाउंट और इंस्टॉलेशन अकाउंट। तो भाई इंस्टॉलेशन अकाउंट एक स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं है। जब भी मशीन को लगाया जाता है तो ये कैपिटल रेवेन्यू नेचर का कंसेप्ट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का कंसेप्ट होता है। ठीक है, और मशीनरी से रिलेटेड जितने भी व्यय किए जाएंगे, जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे, वो उसी अकाउंट को डेबिट किए जाएंगे, तभी तो मशीनरी की कॉस्ट आप निकाल पाएंगे। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मशीनरी अकाउंट होगा। समझ में आया? मतलब आप न्यू मशीनरी लेकर आए, मशीनरी का आपने ट्रांसपोर्टेशन कराया, मशीनरी का आपने इंस्टॉलेशन कराया, यहीं पर सीख लो तुम लोग, है ना, इंस्टॉलेशन कराया। ठीक है, मशीनरी का आपने कुछ मेंटेनेंस कराया, तो ये जो सभी एक्सपेंसेस होंगे ना ये मशीनरी अकाउंट से ही डेबिट होंगे।
ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ये मशीनरी अकाउंट से ही डेबिट होंगे। वेज का कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता ही है, इंस्टॉलेशन जैसा कोई खास अलग से कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए क्लियर होनी चाहिए। चलो, तो इसको थोड़ा सा एक सेकंड के लिए हम सिस्टमेटिक ले लेते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाओ। ठीक है, चलो समझ लो इस चीज को। मशीनरी अकाउंट में किस किस को लिया जाएगा? न्यू मशीन परचेज को, प्लस इंस्टॉलेशन को, प्लस किसी मेंटेनेंस को, प्लस ट्रांसपोर्टेशन को। ठीक है, तो आपने नई मशीन खरीदी, इंस्टॉलेशन कराया, मशीनरी में पुरानी में कुछ मेंटेनेंस कराया, उसका ट्रांसपोर्टेशन कराया, इन सभी को आप मशीनरी अकाउंट से डेबिट करेंगे। ठीक है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। चालू देयताएं कब देय होती है? अब बहुत इजी सा फद्दू सा क्वेश्चन है ये। एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष के बाद, किंतु 5 वर्षों के भीतर, 5 वर्षों के भीतर, किसी आकस्मिकता के अधीन। करेंट लाइबिलिटीज पेबल विद इन अ ईयर, आफ्टर 1 ईयर बट विद इन 5 ईयर, विद इन 5 ईयर, सब्जेक्ट टू कंटीजेंसी। तो अब हम सभी को पता है इसका आंसर 88 का क्या रहने वाला है? ए रहने वाला है। जहां पर भी वर्ड करंट लगेगा, ये करंट बताता है विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब उस चीज का सोल्यूशन एक अकाउंटिंग ईयर में होना चाहिए। यदि लायबिलिटी है तो उस अकाउंटिंग ईयर में ही उन्हें पे ऑफ करना होगा। यदि असेट है, करेंट असेट है, तो उसी अकाउंटिंग पीरियड में उनकी तुम्हें वैल्यू मिल जानी चाहिए। जैसे आपने रेंट पे करा है तो ये करेंट लायबिलिटी है तुम्हारी, तुम्हारा इंटरेस्ट आया है तो ये करेंट असेट है तुम्हारा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो जो एक साल के अंदर या सेम अकाउंटिंग पीरियड में पे ऑफ हो जाए वो कहलाएंगी करंट असेट या करंट लायबिलिटी। तो दोनों चीजें तुम्हें याद रखनी है। करंट का मतलब है कि एक साल के अंदर या सेम अकाउंटिंग पीरियड में जहां पर भी तुम्हें वर्ड देखने को मिलता है करंट। ठीक है, अब करंट किसके साथ यूज हो सकता है? असेट के साथ भी यूज हो सकता है, तुम्हारी लायबिलिटी के साथ भी यूज हो सकता है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन बोलता है, क्या शेष परीक्षण यानी कि ट्रायल बैलेंस के नामे और जमा पक्ष डेबिट और क्रेडिट साइड का योग समान होता है? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोलता है नहीं, कभी कभी उनके भिन्न होने का पर्याप्त कारण होता है। ऑप्शन बी बोलता है हाँ, हमेशा समान होता है। ऑप्शन सी बोलता है हाँ, सिवाय जहां शेष परीक्षण वर्ष के अंत में निकाला जाए। या फिर डी नहीं, क्योंकि यह तुलन पत्रक बैलेंस शीट नहीं है। क्लियर? अब यहां पर हम देखते हैं ऑप्शन, हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। इन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द सेम, मतलब तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का ट्रायल बैलेंस का सेम होता है। तो ये बोल रहा है नो, देयर आर सम टाइम गुड रीजन व्हाई दे डिफर। बी yes always, C yes expect here the trial balance is extracted at the year end, या फिर ऑप्शन नंबर डी नो बिकॉज इट इज नॉट बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 89 की यदि मैं बात करूं तो 89 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखो ये अलग होता है, क्यों? क्योंकि भाई डेबिट और क्रेडिट साइड सेम नहीं हो सकते। ठीक है, इसीलिए डेबिट और क्रेडिट साइड का जो योग है वो समान नहीं होता है ट्रायल बैलेंस में। तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से प्रथम वही कौन सी है जिसमें किसी व्यावसायिक इकाई के लेन देन को दर्ज किया जाता है? तुलन पत्रक यानी कि बैलेंस शीट, रोकड़ बही, खाता बही, जर्नल यानी कि रोजनामचा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैलेंस शीट होगा, कैश बुक होगा, लेजर होगा या जर्नल होगा। सभी को रिप्लाई भी करते जाना है साथ में। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन नंबर हम 90 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? जर्नल रहने वाला है। ठीक है, अब जर्नल को हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। लेजर को हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, ठीक है। अब कुछ चीजें समझ गई पर बैलेंस शीट क्या है तुम्हारा? बैलेंस शीट है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब कुछ चीजें तुम्हें यहां पर समझनी जरूरी है। देखो, जर्नल को बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल कई तरह के होते हैं, जैसे कि कैश रिसीट जर्नल। कैश रिसीट जर्नल में क्या होता है? जो भी पैसा कैश में आया है, चाहे वो किसी भी चीज का है, वो कैश रिसीट जर्नल में जाएगा। कैश पेमेंट जर्नल, जो भी पैसा आपने कैश में पेमेंट करा है, वो कैश पेमेंट जर्नल में जाएगा। फिर क्या होता है? सेल जर्नल, जो भी सेल्स आपकी क्रेडिट पर हुई है, वो सेल जर्नल में आएगी। परचेज जर्नल, जो भी परचेजिंग आपने क्रेडिट यानी कि उधारी में करी, वो परचेज जर्नल में जाएगी। फिर सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल्स को रिटर्न हुई तो सेल्स रिटर्न जर्नल। फिर होती है परचेज रिटर्न जर्नल, जो भी आपने क्रेडिट पर परचेजिंग करी थी, यदि वो रिटर्न होता है तो परचेज रिटर्न जर्नल। और फिर तीसरा, सॉरी, लास्ट होता है जर्नल जर्नल, ठीक है। चलो, तो जो कैश बुक है वो एक तरह का जर्नल है आपका, ठीक है। इसके बाद जर्नल के बारे में हमने देख लिया। जर्नल को हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, BOE, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। ये याद रखना है, क्लियर? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। BOE का मतलब क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हारे लिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब हम बात कर लेते हैं तुम्हारे लेजर के बारे में। लेजर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लेजर को बोला जाता है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। क्या बोला जाता है इसे? बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोला जाता है। इसको भी तुम थोड़ा सा हाईलाइट कर लो समझने के लिए। अच्छा, कुछ टर्म्स जो यहाँ पर जाननी जरूरी है इन दोनों के बारे में, वो टर्म्स क्या हैं? वो टर्म्स क्या रही है समझ लेते हैं हम जरा। टर्म्स में तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि जब आप जर्नल में किसी चीज को लिखते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है। और जब हम लेजर में किसी चीज को लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं, क्लियर। यहां पर चीजें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में होती हैं, यहां पर क्रोनोलॉजी नहीं होती, बट ये अकाउंट टाइप में होते हैं, मतलब कैटेगराइज हो जाती हैं यहाँ पर चीजें, क्लियर है। तो सबसे पहले जर्नल में एंट्री होती है, उसके बाद लेजर में, और जर्नल से ही लेजर में ले आए जाते हैं सारी की सारी चीजें। जर्नल से ही लेजर में सारी की सारी एंट्रीज आते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। चलिए, फिर अगली जो टर्म है आपकी, वो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगली जो टर्म है हमारी, वो टर्म बनती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। अगली टर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिन STMT, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम्हें याद रखना है, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस होता है, बैलेंस शीट होती है, P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, एंड CFA यानी कि कैश फ्लो अकाउंट होते हैं। तो इतनी चीजें मिलकर तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सिस्टमैटिक इस तरह से तुम्हें रिवाइज करना है, इस तरह से तुम्हें पढ़ना। और यदि तुम नॉलेज स्काई पर मुझसे पढ़ रहे हो और इन 5-4 क्वेश्चन को कर रहे हो, तो 5-4 क्वेश्चन भी इसी तरह से कंप्लीट करा देने वाला हूँ। एक महीने में हर एक सब्जेक्ट का शानदार रिवीजन तुम्हें मिल जाएगा, और तुम्हें कुछ और नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शेष ओके, शेष परीक्षण यानी कि ट्रायल बैलेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राइट वन हमें बताना है। ऑप्शन ए है, यह किस इकाई के भिन्न भिन्न लेखाओं से संबंधित वही है। दूसरा, यह किसी इकाई के देनदारों के शेष से संबंधित विवरण है। सी, यह किसी इकाई के देनदार और लेनदारों के शेषों के संबंध में विवरण है। डी, यह किसी विशेष तारीख को किसी इकाई के विविध खाता बही शेष के संबंध में विवरण है। तो 86वां क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट? ऑप्शन ए, इट इज अ बुक कंटेनिंग डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ एन एंट्री। बी, इट इज द स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑफ एन एंटिटी।
सी इट इज द स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द एंट्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी इट इज द स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरियस लेजर बैलेंस ऑफ एन एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब देखो इसका आंसर तो बहुत सही है, बहुत आसान भी है, ठीक है। 86 क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। क्या रहने वाला है? डी। अब इसको मैं जरा सा तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट का समय लूंगा पानी पीने के लिए। हाँ चलिए समझते हैं हम इस चीज को जरा। तो इस क्वेश्चन को समझो, हम बात करें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट का रिलेशन वही रिलेशन है जो सिंस और फॉर का होता है। ये समझ लो सिंस है और ये समझ लो फॉर है। क्लियर? अब सिंस और फॉर क्या होता है? ये बात करती है पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, और फॉर बात करता है पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। तो इसका मतलब ये कि बैलेंस शीट हमें किसी पर्टिकुलर डेट पर, फिक्स डेट पर उस कंडीशन, उस जगह की कंडीशन बताता है, उस फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बताता है। और बैलेंस शीट क्या करती है? उस ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस परफॉर्मेंस कैसी रही ये हमें बताता है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन डी की बात करें तो इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ वेरियस लेजर बैलेंस, मतलब ये जितने भी आपने पूरे साल ट्रांजेक्शन्स करे, पोस्टिंग करी, और अलग अलग लेजर में जो बैलेंस है ना, वो सारे के सारे बैलेंस आपको वहां पर दिखते हैं, असेट और लाइबिलिटीज के फॉर्म में, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो सारे के सारे लेजर बैलेंसेस को दिखाती है आपका ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट पर, मतलब ये बात करता है पॉइंट ऑफ टाइम की, ठीक है। और बैलेंस शीट बात करता है पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। तो ये तुम्हें दोनों डिफरेंसेस याद रखने हैं और इसी तरह से चीजें तुम्हें पढ़नी भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 था कि सकल लाभ का आशय निम्नलिखित में से कौन सा है? बेचे गए माल की लागत और प्रारंभिक स्टॉक का जो जोड़ होता है उसे सकल लाभ कहते हैं। विक्रय में बेचे गए माल की लागत को घटाने के बाद प्राप्त होता है सकल लाभ। सी है विक्रय में से क्रय को घटाने के बाद प्राप्त होता है सकल लाभ। डी है निवल लाभ में से अवधि के व्यय को घटाने से प्राप्त होता है लाभ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक। बी बोलता है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सी बोलता है सेल्स लेस परचेज, या फिर डी बोलता है नेट प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड। तो यदि हम इस 106 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो सभी लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करो। चलो सभी लोगों के पास 1 मिनट है, मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ, फिर मैं तुम्हें और चीजें समझाऊंगा कुछ, ठीक है। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं 106 नंबर की, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कहने का मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करो। कहने का बेसिक सा मतलब तुम्हारा ये हुआ यहाँ पर कि आपने जितनी भी सेल करी, आपने जितनी भी सेल करी है, उस सेल में से जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हटा देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप हटा देंगे, तो आपका जो प्रॉफिट बनता है ना, वो क्या कहलाता है आपका? कौन सा प्रॉफिट कहलाता है? सिंपली वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाने लगता है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट कहलाने लगता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है आपका? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये बताओ मुझे, ये बेसिक सी चीज सबको समझ आई या नहीं आई? फिर हम आगे थोड़ी सी डिस्कस करने वाले इस चीज को, ठीक है। फिर इसके बारे में हम थोड़ी सी चीजें जो यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये चीजें समझ आई हैं या नहीं आई हैं, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, ठीक है। 1 सेकंड का समय मिलूंगा। चलिए, ठीक है।
तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये तुम्हें चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ये कहलाता है तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। बस ये इतनी बेसिक चीज अभी के लिए तो याद रखो। अगला क्वेश्चन है 109 की विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें से किस केस में आप संस्था की प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करते हैं? ट्रेडिंग कंसर्न में, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, या कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, कहाँ पर रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं? व्यापारिक संस्थान में, गैर व्यापारिक संस्थान में, विनिर्माण संस्थान में, या कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनियों में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 109 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, गैर व्यापारिक संस्थाओं में हम क्या तैयार करते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि जो नॉन ट्रेडिंग होंगे वहां पर पीएनएल जैसा कुछ तो होगा ही नहीं, वहां पर तो भाई नॉन ट्रेडिंग है तो वहां पर कुछ रिसीट आएगी, मतलब कोई ग्रांट आएगी या कहीं से पैसा आएगा और आप कुछ एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करेंगे, तो रिसीट एंड पेमेंट ही दो चीजें वहां पर होगी बेसिकली, ठीक है। ये बात करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। आय व्यय लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वास्तविक लेखा, व्यक्तिगत लेखा, अवास्तविक लेखा, या फिर एक प्रतिनिधि लेखा, क्या सही होगा? तो इसका जो करेक्ट अकाउंट रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है नॉमिनल अकाउंट। हम सभी को पता है भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए नॉमिनल अकाउंट है, असेट लायबिलिटीज के लिए, सॉरी, असेट लायबिलिटीज के लिए रियल अकाउंट है, और ह्यूमंस के लिए, बिजनेस एंटिटीज के लिए पर्सनल अकाउंट्स हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल, रियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, थोड़े से नंबर आगे पीछे हो गए अरेंज करने के लिए, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। व्हाट इज द अंडरलाइंग accounting concept that supports no anticipation of profit but provision for the possible losses। मतलब भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को तो हमें नहीं लेना है, लेकिन लॉसेस को तो लेना है। और ये क्या कहलाता है? यही तो कहलाता है तुम्हारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, रूढ़िवादिता की भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को तो अवॉइड कर दो, लेकिन भविष्य में जो लॉस हो सकते हैं ना, उसको आपको कंसिडरेशन में लेके चलना है। यही हमारा आंसर है। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट होता है। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? जो नियम आज फॉलो कर रहे हैं वही आगे करते चलो, ताकि आप कंपेयर आसानी से कर सको। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई हर एक चीज की वैल्यू होनी चाहिए, मटेरियल वैल्यू। मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई जिस पीरियड के इनकम है उसी पीरियड के आपको एक्सपेंस भी लेने हैं, ठीक है। चारों क्लियर हो गए। 108 की तरफ हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट इज अप्लाइड by an entity when events such as new competitor entering in the market and rift between production in the marketing departments are not disclosed in the books of accounts। इसे हम क्या बोलते हैं? मैचिंग, मनी मेजरमेंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, या फिर कॉस्ट कंसेप्ट। बाजार में नई प्रतिस्पर्धा के प्रवेश करने एवं उत्पादन और विपणन विभागों के बीच अनबन होने जैसी घटनाएं जब लेखा वही में प्रकट नहीं की जाती हैं, तब किस इकाई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी लेखा संकल्पना का प्रयोग किया जाता है? तो इसको कहा जाता है मनी मेजरमेंट। क्या कहा जाता है? मनी मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि भाई आपने अनबन जैसी घटनाओं को प्रकट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई हम उन्हीं चीजों को अकाउंटिंग में लेते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू पॉसिबल है, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू पॉसिबल है। तो जब भी कोई नया कॉम्पिटिटर आया या डिपार्टमेंट्स के बीच कुछ दिक्कत हो गई, तो इस चीज को हम अकाउंटिंग में थोड़ी डालेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू तो है नहीं, तो इसे हम बोलेंगे मनी मेजरमेंट। मैचिंग बता चुके हूँ, उसी साल के इनकम एक्सपेंस को कंपेयर करना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलता है? जब पैसा आया है, कितना आया है, उसको रिकॉग्नाइज करना। कॉस्ट कंसेप्ट हम जानते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट इसको लेना होता है। सो फाइनली यहाँ पर आज की क्लास खत्म होती है और ईओ एओ 2023 के अकाउंटिंग के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, जो कि 10 थे, और 2021 के अकाउंटिंग के क्वेश्चन खत्म हो गए, जो कि अराउंड 11 या 12 थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आज ये सारे क्वेश्चन करा दिए। 23 और 21 का पेपर खत्म हो गया है। अब आपको मिलने वाला है 17 का, 15 का, 16 का और 12 का पेपर। ये अलग अलग डेट्स में इसलिए क्योंकि कभी ईओ का हुआ है, कभी ईओ का हुआ है, तो इसके क्वेश्चन आने वाले हैं अकाउंटिंग के, ठीक है। साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ये सिर्फ और सिर्फ ऐप पर है, ठीक है। और ये जो लेक्चर में इसके दे रहा हूँ, ये डेमो लेक्चर्स है, मेन लेक्चर्स आपको ऐप पर ही मिलेंगे।
तो 599 वाले कोर्स का एनरोल कर दो, उसके साथ ही सभी चीज़ें फ्री हैं और 599 में ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ है इन 20 दिन में रिवाइज करने के लिए। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।